हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम लोग रूट्स, इट्स फॉर्म्स, टाइप्स एंड द मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स यानी मूल, जिसे जड़ भी कहा जाता है, जड़ों के आकार, जड़ों के प्रकार और जड़ों के विभिन्न रूपों में रूपांतरण के संबंध में अध्ययन करेंगे। आइए आपको बताएं कि जब किसी बीज को आप जमीन में बोते हैं तो उस बीज के अंकुरण की जो अनुकूल परिस्थितियां होती हैं, आप जानते हैं कि उस बीज के अंकुरण के लिए जो अनुकूल परिस्थितियां हैं वह उसको पर्याप्त मात्रा में नमी चाहिए, उसको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए और उसको अनुकूलित तापमान चाहिए। और जब यह बीज के अंकुरण की जब अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं तो यह इसका भ्रूण अंकुरित होता है, एक्टिवेट होता है। तो इससे ऊपर की तरफ एक सूत्रवत संरचना निकलती है जिसको कहा जाता है परांकुर, प्लूमूल्स। और यही परांकुर आगे चल करके पौधे का सूट सिस्टम बनाता है, इसका तना तंत्र बनाता है और उस तना पर इसकी पत्तियां, पौधे की पत्तियां, फल, फूल, बीज लगते हैं और विभिन्न प्रकार की उसमें शाखाएं निकलती हैं। लेकिन नीचे की तरफ जो इससे सूत्रवत संरचना निकलती है, यानी जब बीज अंकुरित होता है उस समय नीचे की तरफ जो सूत्रवत संरचना निकलती है उस सूत्रवत संरचना को कहा जाता है मूलांकुर, रेडिकल्स। इंग्लिश में इसको रेडिकल्स कहा जाता है। जब यह रेडिकल्स निकलते हैं तो यह रेडिकल्स ही आगे चल करके, यानी यह मूलांकुर ही आगे चल करके उसका मूल अर्थात रूट बनाता है। और चाहे वह मूसला जड़ हो अथवा अपस्थानिक जड़ हो, और इन जड़ों के तंत्र को रूट सिस्टम कहा जाता है। अगर वह टैप रूट है यानी मूसला जड़ है तो मूसला जड़ तंत्र बनाती है, अगर अपस्थानिक जड़ है तो अपस्थानिक जड़ तंत्र बनाती है। अब देखिए कि कैसे मूसला जड़ विकसित होती है और अपस्थानिक जड़ें कैसे विकसित होती हैं। सभी जड़ें मूलांकुर से ही विकसित होती हैं। और यदि मूलांकुर आगे की तरफ बढ़ता जाए नीचे की तरफ और आगे इससे चल करके प्राथमिक जड़ों से द्वितीयक और तृतीयक जड़ें निकलें, उनसे मूल रोम निकलें, ये अलग बात है। लेकिन यदि मूलांकुर नष्ट न होकर के आगे की तरफ बढ़ता जाता है तो यही मूलांकुर बनाता है उसका टैप रूट यानी मूसला जड़ बनाता है। और ये मूसला जड़ें भूमि में पानी और खनिज लवण की खोज में काफ़ी गहराई तक जाती हैं और पौधे को स्थायित्व प्रदान करती हैं। लेकिन यदि यह मूलांकुर जो निकल रहा है यह तुरंत ही कुछ समय के बाद यह नष्ट हो जाए और इसके ऊपरी भाग से बहुत सारी रेशे जैसी संरचनाएं निकलने लगे तो यह जो जड़ें बनती हैं वह कहलाती हैं अपस्थानिक जड़ें, एडवेंटिशियस रूट्स कहलाती हैं। तो जड़ें दो तरह की होती हैं, मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़ यानी टैप रूट और एडवेंटिशियस रूट्स। किसी भी जड़ के मुख्य रूप से चार भाग होते हैं। यदि नीचे का उसका भाग आप देखेंगे जड़ का, यानी जब जड़ के नीचे का भाग आप देखेंगे तो सबसे अग्र छोर, इसका सबसे निचला वाला जो छोर होता है इस पर टोपी जैसी संरचना होती है जिसको कहा जाता है रूट कैप, यानी उसको मूलगोप कहा जाता है। और यह जो रूट कैप होता है यह जड़ के शीर्षस्थ भाग की रक्षा करता है, उसको भूमि में रगड़ से बचाता है और उसकी यांत्रिक ऊतकों की क्षति को रोकता है, यानी इस जड़ के अग्र सिरे को नष्ट होने से रोकता है। इस रूट कैप के ऊपर लगभग 3 से 4 मिलीमीटर का जो स्थान होता है यह इसका कहलाता है रीजन ऑफ सेल डिवीजन, रीजन ऑफ सेल डिवीजन। इस क्षेत्र में मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज पाए जाते हैं और इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में बार बार समसूत्री तरह का विभाजन होता है जिसके कारण उसमें कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है। और इस रीजन ऑफ सेल डिवीजन के ऊपर
का जो भाग कहलाता है यह कहलाता है रीजन ऑफ सेल इलांगेशन। इसमें क्या होता है कि सेल डिवीजन तो नहीं होता, लेकिन यह कोशिकाएं इलांगेट करती हैं, लंबाई में बढ़ती हैं, जिसके कारण जड़ों की लंबाई बढ़ती है। और इसके ऊपर का जो भाग होता है यह कहलाता है रीजन ऑफ सेल मैचुरेशन। परिपक्व रीजन इसका कहलाता है और इसमें कोशिकाएं विभिन्न कार्यों के लिए उपयोजित होती हैं, डिफरेंशिएट होती हैं और उन कोशिकाओं से द्वितीयक जड़ें और तृतीयक जड़ें निकलती हैं, उनसे मूल रोम भी निकलते हैं। तो यह इसका कहलाता है रीजन ऑफ सेल मैचुरेशन। तो किसी भी जड़ के मुख्य रूप से 4 भाग हो गए। सबसे नीचे का उसका भाग रूट कैप और उसके ऊपर का भाग 3 से 4 मिलीमीटर जो क्षेत्र होता है वह कहलाता है रीजन ऑफ सेल डिवीजन। इसमें कोशिकाओं में बार बार समसूत्रीकृत तरह का विभाजन होता है, क्योंकि इसमें मेरिस्टेमेटिक सेल्स पाई जाती हैं, विभज्योत की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिन कोशिकाओं में विभाजन की अपार क्षमता होती है। और इसके ऊपर का जो भाग कहलाता है यह रीजन ऑफ सेल इलांगेशन कहलाता है। इसमें कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि होती है, संख्या में नहीं, उसकी लंबाई में वृद्धि होती है। और इसके ऊपर का जो सबसे मेच्योर पार्ट होता है यह कहलाता है रीजन ऑफ सेल मैचुरेशन। तो इस सेल मैचुरेशन रीजन से ही मूल रोम निकलते हैं। मूल रोम भूमि से जल और जल में घुलित खनिज लवण का अवशोषण करते हैं। शेष यह जो 3 भाग इसके हैं, रूट कैप, रीजन ऑफ सेल डिवीजन और रीजन ऑफ सेल इलांगेशन, इनसे भोज्य पदार्थों का अवशोषण यानी जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण नहीं हो पाता है। केवल रीजन ऑफ सेल मैचुरेशन का जो पार्ट होता है, जहाँ से रूट हेयर निकलते हैं, वही पार्ट जल एवं जल में घुलित खनिज लवणों का अवशोषण करता है। इसके बाद मैं आपको बताऊं कि जो जड़ें होती हैं, हमने आपको बताया अभी कि जो जड़ें होती हैं ये 2 तरह की होती हैं, मूसला जड़ें और अपस्थानिक जड़ें। तो जो मूसला जड़ें होती हैं वह भूमि में काफ़ी गहराई तक जाती हैं, परंतु जो अपस्थानिक जड़ें होती हैं यह रेशेदार होती हैं और भूमि में कम गहराई तक ही जा पाती हैं। जड़ें कोई भी हों, चाहे अपस्थानिक जड़ें हों चाहे मूसला जड़ें हों, इन सभी जड़ों का जो कार्य है वह मूल रूप से एक ही जैसा होता है। जैसे सभी जड़ों का कार्य है स्थायित्व प्रदान करना, पौधे को स्थायित्व प्रदान करना। जड़ें आप जानते हैं कि भूमि में गुरुत्वाकर्षण केंद्र की ओर जाती हैं, अर्थात पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होती हैं और यह भूमि में जाकर के पौधे को गिरने से बचाती हैं, उसको स्थायित्व प्रदान करती हैं। दूसरा कार्य है जड़ों का संवहन। जो नीचे से यह भूमि से जल एवं खनिज लवण का अवशोषण करती हैं, इसको पौधे के सभी भागों तक पहुंचाने का कार्य भी यह जड़ें ही करती हैं। संवहन का इनका कार्य होता है। तीसरा कार्य होता है भंडारण, संग्रह करना। यह क्या करती हैं कि कुछ जड़ें भोज्य पदार्थों का संग्रह करती हैं और संग्रह करके फूल करके मांसल हो जाती हैं और खाने योग्य होती हैं। परंतु किसी किसी पौधे में यह जड़ें क्लाइंबर आर्गन का भी कार्य करती हैं, यानी जो पौधे आरोही होते हैं उनमें यह अपस्थानिक जड़ें पौधे को ऊपर चढ़ने में सहायता प्रदान करती हैं। परंतु इपीफाइट्स जो होते हैं, जैसे आर्किड एक इपीफाइट प्लांट है, आर्किड में यह पौधे को जिस पर आर्किड उगता है उसके शाखाओं को लपेट करके इसको स्थायित्व भी प्रदान करती हैं और उसमें जो एरियल रूट्स रहती हैं यह हाइग्रोस्कोपिक होती हैं और नीचे से नमी अवशोषित करती हैं और पौधे को जल की पूर्ति करती हैं। लेकिन कुछ पौधों में एसिमिलेटरी रूट्स भी पाई जाती हैं और कुछ पौधे जैसे जो सूजिया है अथवा पिस्टिया हैं, जो जलप्लावी पौधे होते हैं, इन पौधों में यह जड़ें पानी की सतह पर उन पौधों को तैरने में भी सहायता करती हैं। अब आइए मैं आपको यह बताऊं
कि जो जड़ें होती हैं, इन जड़ों के क्या लक्षण हैं। देखिए, यह जो पौधा हमने हाथ में लिया है, यह एक ऐसा पौधा है जिसमें मूसला जड़ें हैं। यह मूसला जड़ें हैं और इन मूसला जड़ों से बहुत सारी द्वितीयक और तृतीयक जड़ें निकली हुई हैं। लेकिन यह जो पौधा हमने हाथ में लिया है, इसमें बहुत सी अपस्थानिक जड़ें हैं और अपस्थानिक जड़ें देख रहे हैं आपकी, यह रेशेदार होती हैं और यह पौधे में कम गहराई तक ही जा पाती हैं। मूसला जड़ें काफ़ी गहराई तक नीचे में जाती हैं। तो जो जड़ें होती हैं, इन जड़ों की क्या विशेषताएं हैं। जड़ें पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होती हैं। सभी जड़ें पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, अर्थात यह भूमि में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण केंद्र की ओर बढ़ती हैं। मान लीजिए कि कोई एक पौधा हो जो गमले में लगा हुआ हो और गमला ऐसे लगा हुआ हो पौधा और गमला ऐसे गिर जाए, तो यह जड़ें क्या करती हैं कि फिर घूम करके नीचे की तरफ आती हैं, अर्थात ये पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होती हैं। ये प्रकाश स्रोत की ओर नहीं बढ़ती हैं, प्रकाश स्रोत की विपरीत दिशा में यह बढ़ती हैं। दूसरा इनका लक्षण है जड़ों का कि जड़ों में पर्व तथा पर्व संधियाँ, जड़ों में पर्व तथा पर्व संधियाँ नहीं पाई जाती हैं, जबकि तने में पर्व और पर्व संधियाँ पाई जाती हैं। जड़ों में कोई कलिकाएं नहीं होती हैं और जड़ों में जो जब उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर का आप अध्ययन करेंगे तो देखेंगे कि इसमें जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं, यह अलग अलग रेडियस पर स्थित होते हैं, अर्थात जड़ों में रेडियल वैस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। जाइलम और फ्लोएम अलग अलग रेडियस पर स्थित होते हैं। फिर जो जड़ें होती हैं, उनसे जो मूल रोम निकले होते हैं, यह एक कोशिकीय मूल रोम होते हैं, यूनिसेलुलर रूट हेयर। लेकिन जो तने होते हैं, उनसे मल्टी सेलुलर शूट हेयर निकले रहते हैं और जड़ों से एक कोशिकीय मूल रोम निकले रहते हैं और यह मूल रोम ही जल एवं जल में घुलित खनिज लवण का अवशोषण करते हैं। अब आइए मैं आपको बताऊं कि मूसला जड़ों का किस प्रकार से रूपांतरण होता है और जो अपस्थानिक जड़ें होती हैं उनका किस तरह से रूपांतरण होता है। सर्वप्रथम हम बात करते हैं मूसला जड़ों के रूपांतरण के लिए। जैसा कि हमने आपको बताया है कि जो जड़ें होती हैं, यह मूलांकुर से विकसित होती हैं और मूलांकुर यदि काफ़ी समय तक वह एक्टिव रहा और पृथ्वी में गहराई तक गया तो वही मूसला जड़ बनाता है। और जो मूसला जड़ें होती हैं, यह पौधे को अस्थायी तत्व तो प्रदान करती हैं, लेकिन कुछ पौधों में यह भोज्य पदार्थों का अवशोषण करके फूल करके मांसल हो जाती हैं। तो भोज्य पदार्थों के संग्रह के आधार पर मूसला जड़ों का रूपांतरण किस प्रकार से होता है, किन किन रूपों में इनका रूपांतरण होता है, आइए हम लोग अध्ययन करें। जो मूसला जड़ होती है उसमें उसका रूपांतरण में आप नंबर 1 पर अध्ययन करते हैं, यह तर्क रूपी हो जाती हैं। तर्क रूपी यानी मूसला जड़ों के रूपांतरण में आप तर्क रूपी जड़ें मानते हैं और यह तर्क रूपी जड़ें मूली में पाई जाती हैं। और जो मूली की जड़ होती है आप जानते हैं कि ऊपर की तरफ पतली होती है, बीच में मोटी और नीचे की तरफ पुनः यह पतली होती है। तो जो तर्क रूपी जड़ें होती हैं, यह ऊपर की तरफ पतली, बीच में मोटी और पुनः नीचे की तरफ यह पतली होती हैं और तर्क रूपी जड़ें मूली की जड़ें तर्क रूपी होती हैं। दूसरा है शंकु रूपी। मूसला जड़ों का एक दूसरा रूपांतरण है शंकु रूपी। जो शंकु रूपी जड़ें होती हैं, यह ऊपर की तरफ तो काफ़ी चौड़ी होती हैं और नीचे की तरफ क्रमशः पतली होती जाती हैं। इनसे रूट हेयर निकले रहते हैं, ये काफ़ी नीचे की तरफ काफ़ी पतली होती जाती हैं। जैसे गाजर में शंकु रूपी मूसला जड़ें पाई जाती हैं। इसके बाद अगला
जो इसका रूपांतरण होता है यह होता है कुंभ रूपी। कुंभ माने घड़ा। तो कुंभ रूपी जो जड़ें पाई जाती हैं यह पाई जाती हैं किसमें? शलजम और चुकंदर में। तो यह ऊपर से काफ़ी एकाएक काफ़ी बड़ी मोटी विकसित होती है और नीचे की तरफ आकर के एकाएक काफ़ी पतली हो जाती हैं। तो इस प्रकार की जड़ें, यह कुंभ रूपी जो जड़ें होती हैं यह पाई जाती हैं शलजम और चुकंदर में। तो अमुसला जड़ों का 3 प्रकार की जड़ों में रूपांतरण होता है। तर्क रूपी, यह जड़ें मूली में पाई जाती हैं। शंख रूपी, जो गाजर में पाई जाने वाली जड़ें हैं। और एक है कुंभ रूपी, कुंभ माने घड़ा। तो कुंभ रूपी जो जड़ें पाई जाती हैं यह चुकंदर और शलजम में पाई जाती हैं। इसके बाद मैं बात करूं आपसे अपस्थानिक जड़ों के रूपांतरण की। जिस तरह से मुसला जड़ों के रूपांतरण में हमने आपको बताया तर्क रूपी, शंख रूपी और कुंभ रूपी, ठीक उसी प्रकार से जो अपस्थानिक जड़ें होती हैं इन जड़ों का भी रूपांतरण होता है। अपस्थानिक जड़ों में भोज्य पदार्थों के संग्रह और संचय के आधार पर अपस्थानिक जड़ें निम्नलिखित प्रकार की होती हैं। नंबर 1, कंदिल जड़ें। अपस्थानिक जड़ों में का एक रूपांतरण है कंदिल जड़ें। इस प्रकार की जो जड़ें पाई जाती हैं इसमें भी भोज्य पदार्थ संचित होते हैं। भोज्य पदार्थ के संचय के कारण यह फूल करके मांसल हो जाती हैं, लेकिन अनियमित आकार की हो जाती हैं। इनका कोई आकार निश्चित नहीं होता है किस आकार की यह होंगी। तो यह जो अपस्थानिक जड़ें होती हैं यह कंदिल रूप में हो जाती हैं। कहीं मोटी हो जाती हैं, कहीं पतली हो जाती हैं, उनका आकार निश्चित नहीं होता है। जैसा कि तर्क रूपी, शंख रूपी और कुंभ रूपी में आप देखें तो उनका आकार निश्चित होता है। लेकिन यह जो कंदिल जड़ें होती हैं यह जिसे कंदमूल भी कहा जाता है। तो इस प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं शकरकंद में। शकरकंद में कंदिल जड़ें पाई जाती हैं। जो अपस्थानिक जड़ें हैं इनका दूसरा भी रूपांतरण है, जैसे पुलकित जड़ें। पुलकित जड़ें अपस्थानिक जड़ों का यह रूपांतरण है, या उसी को गुच्छ जड़ें कहते हैं। गुच्छ माने समूह। यह जो जड़ें होती हैं यह काफ़ी समूह में उगती हैं और ऐसे समूह में ये उगती हैं और भोज्य पदार्थों का संचय करने के कारण यह काफ़ी मांसल हो जाती हैं और खाने के योग्य में होती हैं। इस प्रकार की जड़ें डहेलिया और शतावर पौधे में पाई जाती हैं। इसके अलावा जो अपस्थानिक जड़ें होती हैं उनका और भी आगे रूपांतरण है, जैसे ग्रंथिल जड़ें। ग्रंथिल जड़ें जो होती हैं यह देखिए किस प्रकार की होती हैं। जैसे अम्बा हल्दी में ग्रंथिल जड़ें पाई जाती हैं। इसकी जड़ है आगे चल कर के या नीचे चल कर के फूल करके मांसल हो जाती है। ये जड़ ऐसे ग्रंथि जैसे हो जाती है। ग्रंथि जैसे यह जड़ें हो जाती हैं। तो इस तरह की जो ग्रंथिल जड़ें होती हैं यह अम्बा हल्दी में पाई जाती हैं। और इसके अलावा भी अपस्थानिक जड़ों का रूपांतरण है, जैसे मणिकामय। मणिकामय जैसे माला हो, रुद्राक्ष का माला हो, तो उसमें रुद्राक्ष की बहुत सारी मणियाँ धागे में पिरोई रहती हैं। तो ठीक इसी प्रकार से यह भी जड़ें मणिकामय हो जाती हैं। जगह जगह पर भोज्य पदार्थों का संचय करने के कारण यह जड़ें फूल जाती हैं और मणिकामय हो जाती हैं। माला की मड़ियों के समान यह जड़ें हो जाती हैं, अपस्थानिक जड़ें हो जाती हैं। इसलिए इनको मणिकामय जड़ें कहा जाता है। और मणिकामय जड़ें करेला में पाई जाती हैं। करेला पौधे में यह मणिकामय जड़ें पाई जाती हैं। इसके अलावा और भी रूपांतरण है अपस्थानिक जड़ों का, जैसे वलयाकार। वलयाकार रिंग फार्म में हो जाती हैं। जैसे ये जड़ें हैं और जड़ें थोड़ी थोड़ी दूर पर इनमें रिंग जैसी संरचना बन जाती है।
रिंग जैसी संरचना बन जाती है और बाहर से देखने पर यह वलयाकार दिखाई देती हैं, जैसे इपिकाक पौधे में। इपिकाक पौधे में वलयाकार जड़ें पाई जाती हैं। और हस्ताकार जड़ें पाई जाती हैं, जैसे हाथ की अंगुलियां हैं, एक पंजे से ऐसे हाथ की अंगुलियां बहुत सारी निकली हुई हैं, उसी तरह से यह जड़ें निकलती हैं जो हस्ताकार जड़ें कहलाती हैं। ऐसे किसी भी स्थान से ऐसे निकल करके फूल करके यह मांसल हो जाती हैं और भोज्य पदार्थों का संचय करने के कारण ही ये मांसल होती हैं, इसलिए इन जड़ों को हस्ताकार जड़ें कहते हैं। आर्किड पौधे में यह हस्ताकार जड़ें पाई जाती हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे भी पौधे हैं जिनमें कुछ विशेष प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं और यह विशेष प्रकार की जड़ें विशेष रूपों में रूपांतरित होती हैं। जैसे मैं बात करूं राइजोफोरा पौधे में, राइजोफोरा में श्वसन मूल पाई जाती हैं। राइजोफोरा जो प्लांट होता है, यह ऐसे स्थानों पर उगने वाला पौधा होता है जहाँ की भूमि मार्शी लैंड होती है। जहाँ मार्शी लैंड पाई जाती है, यानी दलदली भूमि पाई जाती है, उन स्थानों पर जो उगने वाला पौधा होता है, यह उगने वाला पौधा वहाँ है राइजोफोरा। तो राइजोफोरा में श्वसन मूल पाए जाते हैं, निमेटोफोर्स पाए जाते हैं और यह जो जड़ें इसकी होती हैं, यह ज़मीन में कुछ गहराई पे जाने के बाद फिर ऊपर की तरफ निकल आती हैं और भूमि में ऐसे खूंटे जैसी ये संरचनाओं में निकल आती हैं और इन जड़ों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं और यह जड़ें पौधे को श्वसन क्रिया में सहायता करती हैं, क्योंकि यह जो दलदली भूमि में उगने वाला पौधा है और दलदली भूमि में उगने वाले पौधों में जो है कि उसकी जड़ों को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, क्योंकि उनकी उस भूमि में ऑक्सीजन की कमी होती है। और ऑक्सीजन की कमी होने के कारण ही इन राइजोफोरा पौधे में, जो मार्शी लैंड में उगने वाले पौधे हैं, उनकी एक विशेषता और भी होती है कि इनमें विविपैरिटी पाई जाती है। विविपैरिटी यानी इनमें प्रतस्थ अंकुरण होता है। जब पौधा पर ही इसका बीज रहता है तभी वह अंकुरित हो जाता है, यानी पौधे से अलग होने से पहले ही बीज अंकुरित हो जाता है और जब भूमि पर गिरता है तो उसको नया पौधा बनाने में कम झेलना पड़ता है, यानी कम उसको स्ट्रगल करना पड़ता है। इसके अलावा जो अपस्थानिक जड़ें अथवा मूसला जड़ों का हमने रूपांतरण बताया, इसके अलावा कुछ विशेष प्रकार की अपस्थानिक जड़ें अन्य पौधों में पाई जाती हैं जो उन्हें विभिन्न प्रकार के से सहयोग करती हैं, पौधे की रक्षा करती हैं, उसको विभिन्न पदार्थों को उपलब्ध कराने में भी यह सहायता करती हैं। जैसे बरगद का पौधा आप देखे होंगे, बरगद के पौधे में काफ़ी विशाल पौधा होता है। इसमें जो शाखाएं होती हैं, इन शाखाओं की पर्व संधियों से छोटी छोटी अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं। यदि यह अपस्थानिक जड़ें बढ़ते बढ़ते भूमि के संपर्क में आ जाती हैं तो यह नीचे से जल एवं खनिज लवण का अवशोषण करने लगती हैं और साथ ही इस पौधे को की शाखाओं को एक खंभे का कार्य करती हैं, इसको सहारा देने का कार्य करती हैं। ऐसी जड़ों को प्राम्प्ट रूट कहा जाता है। प्राम्प्ट रूट स्तंभ मूल, इनको कहते हैं स्तंभ। स्तंभ माने खंभा। तो यह क्या करती हैं कि इस पौधे को सहारा देने का कार्य करती हैं। लेकिन मक्का का पौधा आप देखे होंगे, यदि मक्के के पौधे को आप ध्यान से देखें तो जब बीज इसका अंकुरित होता है तो यह जड़ तो अपस्थानिक जड़ इससे निकली ही है, और जब ऊपर की तरफ इसका तना निकलता है तो जगह जगह पर इसमें पर्व और पर्वसंधियाँ पाई जाती हैं तने से। तो इसके पर्वसंधियों से भी कुछ ऐसी जड़ें निकलती हैं
अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं जो आगे जाकर के भूमि में धंस करके इस पौधे को गिरने से रोकती हैं। उनको अवस्तंभ मूल कहते हैं। अवस्तंभ मूल यह एक प्रकार की अपस्थानिक जड़ें ही हैं जो मक्का पौधे में पाई जाती हैं। तो मक्का में अवस्तंभ मूल पाए जाते हैं। इसके अलावा भी कुछ ऐसी जड़ें हैं जैसे आरोही जड़ें। जो पौधे आरोही होते हैं, किसी उनके तने कमज़ोर होते हैं, वह किसी दूसरे पौधों पर अथवा किसी लट्ठे पर चढ़ करके अपना जीवन निर्वाह करते हैं। तो ऐसे पौधों को क्लाइंबर कहा जाता है और उन पौधों को यह चढ़ने में, यह जो अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं उसकी पर्वसंधियों से यह उसमें सहायता करती हैं, तो इनको आरोही जड़ें कहा जाता है। इसके अलावा जो एसिमिलेटरी रूट्स पाई जाती हैं, जो अपस्थानिक जड़ें हैं, उनका एक प्रकार है एसिमिलेटरी रूट्स। सिंघाड़ा के पौधे में एसिमिलेटरी रूट्स पाई जाती हैं और वह नीचे से जल में तो ये उगता ही है पौधा, तो खनिज लवण और जल इसको प्रदान करती हैं। इसके अलावा जो जलकुंभी होता है, तो जलकुंभी में जो अपस्थानिक जड़ें पाई जाती हैं वह पानी में लटकी रहती हैं और जल एवं जल में घुलित खनिज लवण का अवशोषण तो करती हैं, साथ ही उस पौधे को पानी पर तैरने में भी यह सहायता करती हैं। लेकिन मैं बात करूं यदि किसी ईपीफाइट की, ईपीफाइट्स, ईपी माने होता है अपान, अपान माने ऊपर, और फाइटस माने प्लांट्स, यानी ऐसे हरे पौधे जो दूसरे पौधों पर उगते हैं उनको एपीफाइट्स कहा जाता है। यह पौधे केवल उस दूसरे पौधे जिस पर उगते हैं, जिसकी शाखाओं पर उगते हैं, उससे केवल आश्रय लेते हैं, रहने का स्थान लेते हैं। चूँकि यह हरे होते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में भोज्य पदार्थ निर्मित करने की इनमें क्षमता होती है, अर्थात ये स्वपोषी होते हैं। तो इसमें दो तरह की जड़ें पाई जाती हैं। एक ऐसी जड़ें होती हैं जो उस पौधे की शाखा को लपेट करके और उसकी शाखा पर इस एपीफाइट्स को स्थायित्व प्रदान करती हैं, उनको कहा जाता है क्लिंगिंग रूट्स। चिपकने वाली जड़ें होती हैं जो पौधे को स्थायित्व प्रदान करती हैं। लेकिन दूसरी ऐसी जड़ें होती हैं इन्हीं एपीफाइट्स में जो भूमि में लटकी रहती हैं, ऐसी जड़ों को एरियल रूट्स कहा जाता है, वायवीय जड़ें कहा जाता है। यह जो वायवीय जड़ें होती हैं यह हाइग्रोस्कोपिक होती हैं, हाइग्रोस्कोपिक होती हैं, आर्द्रताग्राही होती हैं, क्योंकि इन जड़ों में वेलामेन टिश्यूज पाए जाते हैं, वेलामेन टिश्यूज, और यह वेलामेन टिश्यूज वायु से नमी को अवशोषित करके पौधे को जल की पूर्ति कराते हैं और यह पौधा हरा होता ही है तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में यह भोज्य पदार्थ का निर्माण कर लेता है। अतः यह जो एपीफाइट्स होते हैं यह स्वपोषी पौधे होते हैं जो दूसरे पौधों पर उगते हैं। तो मैंने आपको इन बहुत सारी जड़ों के रूपांतरण और जड़ों के प्रकार के बारे में हमने बताया। इसके अलावा सेमल पौधे में यह जो बटरस रूट्स पाई जाती हैं, ये विशाल वृक्षों में अधिक गहराई तक नहीं जाती हैं। जैसे बरगद में आप देखते होंगे कि ये जो इसका मुख्य तना होता है, तो यहाँ ये जो जड़ें निकलती हैं यह जैसे चौकी जैसे इसको पूरा स्थायित्व प्रदान करती हैं। बहुत गहराई तक नहीं जाती हैं लेकिन काफ़ी दूर तक फैल करके यह पौधे को स्थायित्व प्रदान करती हैं। तो इस प्रकार की जड़ें बरगद और सेमल में भी पाई जाती हैं, सेमल में पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से हमने जड़ों के बहुत सारे प्रकार और उन जड़ों के बहुत से रूपों में रूपांतरण के संबंध में हमने आपको बताया। अब नेक्स्ट वीडियो में इससे भी अच्छा वीडियो लेकर के हम आपके सामने आएंगे और आपसे एक गुजारिश भी कि यदि आज तक
आप मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों अच्छे से अच्छा कमेंट भी लिखें ताकि मेरा हौसला अफजाई हो सके और हौसला बुलंद हो सके और मैं आप तक अच्छे से अच्छा वीडियो लेकर के पहुंचा सकूं। थैंक यू।